वेलकम टू INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू एक्सचेंज सर्वर पार्ट 2। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सचेंज के ओवरव्यू के बारे में कि एक्सचेंज होता क्या है, एक्सचेंज के अंदर बेसिक फीचर्स क्या क्या है और उसके अंदर कुछ नए फीचर क्या क्या ऐड हुए हैं, ये हमने कुछ देखा था। आज जो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हाई अवेलेबिलिटी एट लो कॉस्ट। हाई अवेलेबिलिटी, जब भी आप हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक कार है और आपको कहीं जाना है, तो जरूरी तो नहीं है कि वो कार हमेशा सही चले, वो कभी भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो अब इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, आप एक सेकंड कार खरीद के रखें। ओके, अब एक ये चीज जो होती है, हर कोई बंदा दो कार तो परचेज नहीं कर सकता है और दो कार तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि एक कार 10 लाख की और दूसरी कार भी 10 लाख की। तो दो कार कौन अफोर्ड कर सकता है? जो बड़े लोग जो होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वही क्या कर सकते हैं, ज्यादा कारें मेंटेन कर सकते हैं। बट अब एक गरीब आदमी है जिसने बड़ी मुश्किल से कार खरीदी है, अब वो तो कार नहीं खरीद सकता सेकंड कार, तो अब वो क्या करे? तो फिर ये देखेंगे कि कार में सबसे ज्यादा क्या खराब होता है। जैसे कि कार सबसे ज्यादा क्या होती है, पंचर होती है। तो वो सेकंड ना कार खरीदते हुए वो क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा स्टेपनी क्या कर लेगा, अपने पास रखेगा। जब कभी भी एक स्टेपनी पंचर होती है तो उस सेकंड स्टेपनी से क्या कर लेगा, वो बदल लेगा। ठीक है, तो वही चीज जो है एक्सचेंज सर्वर में आपने को प्रोवाइड की गई है कि एक्सचेंज सर्वर में क्या है, क्लस्टर कंटिन्यूस रेप्लिकेशन का सपोर्ट भी है। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, दो एक्सचेंज सर्वर खड़े कर सकते हैं, एक एक्टिव रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, पैसिव रहेगा। जब जो भी मेल एक्टिव पर आएंगे उसकी सेम कॉपी कहां पे भी भेज दी जाएगी, पैसिव सर्वर पे भी भेज दी जाएगी। जिस दिन आपका एक्टिव सर्वर फेल होगा उस दिन क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो पैसिव सर्वर है वो क्या बन जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कर सकते हैं वो क्या कर सकती है, बड़ी बड़ी कंपनी क्या कर सकती है, अफोर्ड कर सकती है। अब एक छोटी कंपनी की बात करें तो छोटी कंपनी तो दो सर्वर अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो एक्सचेंज में जो है छोटी कंपनीज के लिए भी क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है। वो क्या कर सकते हैं, लोकल कंटिन्यूस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। मतलब कि वो दो सर्वर तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल हार्ड डिस्क तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, एक ही सिस्टम में क्या कर देंगे, दो हार्ड डिस्क लगा देंगे। क्योंकि अब देखा जाए तो सर्वर में सबसे ज्यादा क्या खराब होती है, हार्ड डिस्क की खराब होती है। ये सबसे बड़ा मेन पार्ट क्या है, हार्ड डिस्क की है। तो वो कंपनी क्या करेगी, छोटी कंपनी दो हार्ड डिस्क क्या लगा देगी, अपने सिस्टम में लगा देगी, अपने सर्वर में। जो भी डेटा इस हार्ड डिस्क पे आएगा उसकी सेम कॉपी कहां पे स्टोर कर दी जाएगी, इस हार्ड डिस्क पे भी क्या कर दी जाएगी, स्टोर कर दी जाएगी। जिस दिन ये हार्ड डिस्क क्या हुई, फेल हुई, उस दिन आप सारा लोड किस पे शिफ्ट कर सकते हैं, आप सारे मेल को कहां पॉइंट करवा सकते हैं, इस हार्ड डिस्क के ऊपर पॉइंट करवा सकते हैं। तो छोटी कंपनीज के लिए भी क्या है, इसमें क्लस्टरिंग का सपोर्ट है। अब बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के लिए बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं, कार का एग्जांपल मैं वापस लेता हूं। अगर कार के अंदर स्टेपनी पंचर हुई तो आप बदल लेंगे स्टेपनी से। बट जिस दिन आपकी कार के अंदर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे इंजन खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया इंजन में, तो उस दिन आप कार ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या, यानी पैसे वाले लोग हैं, अगर पैसे वालों के पास क्या है, दो कार है, तो एक कार में कोई प्रॉब्लम ही, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरी कार को यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपने CCR को यूज किया, क्लस्टर कंटिन्यूस रेप्लिकेशन को यूज किया, तो एक भली इस सर्वर एक्टिव सर्वर के अंदर भली हार्ड डिस्क खराब हो, रैम गई, मदरबोर्ड जला, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो और उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका काम चलता रहेगा इस सर्वर से। बट लोकल कंटिन्यूस एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हार्ड डिस्क खराब होती है तो आपका काम फिर भी चलता रहेगा इस सेकंड हार्ड डिस्क से। लेकिन फिर अगर कभी कोई रैम चली गई और मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पूरा काम रुक जाएगा। ये इसके अंदर क्या होगी, कुछ प्रॉब्लम्स है। तो लोकल क्लस्टरिंग का सपोर्ट है, जैसा आप देख सकते हैं, रिड्यूस द नीड ऑफ टू रीस्टोर।
आप भले कौन सी ये क्लस्टरिंग यूज करें चाहे ये क्लस्टरिंग यूज करें, लोकल कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन यूज करें चाहे सीसीआर यूज करें, दोनों के अंदर आपको रीस्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका डेटा तो कहीं में पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क के अंदर। तो यहाँ पे अगर ये हार्ड डिस्क फेल होती है तो लोड कहां पे शिफ्ट हो जाता है, इस हार्ड डिस्क के ऊपर। तो मतलब क्या होगा, अगर कोई भी सर्वर फेल भी होता है तो आपको रीस्टोर करने की जरूरत नहीं बचेगी। तो मतलब कि आपका रीस्टोर में जो घंटों का टाइम जो लगता है वो क्या होगा, बच जाएगा। रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ बैकअप ऑपरेशन। अब मैं बात करूं आपको बैकअप डेली, पहले क्या करते थे आप, डेली बैकअप लेते थे। अब अगर आप वीकली भी बैकअप लेते हैं तो भी क्या होगा, आपका काम चल जाएगा। क्यों? तो इससे क्या होगा, आपका बैकअप का जो ऑपरेशन है वो लोड क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, ये दोनों, ये हाई अवेलेबिलिटी के बारे में हमने बात करी। अब जो नेक्स्ट चीज जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल नई चीज है, दैट इज कॉल्ड सर्वर रोल। एक्सचेंज के अंदर बिल्कुल नया चीज आई है, रोल। एक्सचेंज में अब क्या किया गया है, हर चीज को काय में बांट दिया गया है, रोल में बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मैं सिंपल लाइफ में एग्जांपल बात करूं तो मैं एक सेंटर का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं कहीं गया एचसीएल सीडीसी सेंटर में या फिर आईएनटी सेंटर के अंदर में गया। आप आईएनटी सेंटर के अंदर देखेंगे कि वहां पे हर चीज क्या बटी हुई है, रोल में। ठीक है, आप देखेंगे एक चौकीदार है, उसका पूरा रोल अलग, एक रिसेप्शन होती है उसका रोल अलग, एक काउंसलर है उसका रोल अलग, और एक है आपका टीचर फैकल्टी, उसका रोल पूरा अलग। सिक्योरिटी गार्ड को, जो चौकीदार है, उसको क्या करना है, केवल अपनी सिक्योरिटी चौकीदारी का काम करना है। रिसेप्शन को बस क्या करना है, जो बंदा आ रहा है उसको गाइड करना है। काउंसलर का काम काउंसलिंग का है, और टीचर का काम क्या है, पढ़ाना, और कोई काम नहीं है। तो इससे काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, और हर बंदा अपने काम में क्या दे सकता है, 100% दे सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करता हूं, अगर क्या आपके आईएनटी सेंटर में हो सकता है कि केवल एक ही बंदा है, केवल एक ही बंदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। वही क्या कर रहा है, चौकीदारी भी कर रहा है, वही पढ़ा भी रहा है, टीचर है, वही रिसेप्शन भी है, और वही क्या है, काउंसलर है। तो वो किसी भी काम में अपने 100% एफर्ट्स नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ा रहा है, अगर उस वक्त कोई काउंसलिंग के लिए आ गया तो वो काउंसलिंग देने लगेगा, तो वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाने पे नहीं कर पाएगा। तो वो क्या रहेगा, उससे क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपने क्या कर दिया, हर चीज क्या कर दी, रोल में मार दी। तो अब चौकीदार का काम क्या हो गया, पूरा अलग हो गया। अब चौकीदार का क्या काम है, जो भी बंदा बाहर से आ रहा है उसको चेक करना कि वो सही है कि नहीं है। कोई भी बंदा जब बाहर से आएगा तो उससे पूछेगा कि किस लिए आए हो। अगर वो बोलेगा कि मैं स्टूडेंट हूं तो वो उसका आई कार्ड देखेगा और अंदर आने देगा। कोई दूसरा बंदा आया, वो बोला कि मैं सेल्समैन हूं, तो वो उसको अंदर नहीं आने देगा, वो उसको बाहर से ही क्या कर देगा, वहीं से भगा देगा। कोई तीसरा बंदा आया, वो बोलता है कि मैं काउंसलिंग के लिए आया हूं, तो वो क्या करेगा, उसको आने देगा और कहां पे भेज देगा, उसको रिसेप्शन के पास भेज देगा। ओके, अब रिसेप्शन का क्या काम होता है, रिसेप्शन का काम है कि जो बंदा काउंसलिंग के लिए आया है, इंक्वायरी के लिए आया है, उससे क्या करवाना, फॉर्म भरवाना, क्योंकि आपकी कंपनी की पॉलिसी है, उससे फॉर्म भरवाना, उसकी सारी डिटेल लेना, और उससे थोड़ी बातचीत करना, और उसका इंटरेस्ट पता करना कि वो रियली कोर्स करना चाहता है या फिर केवल टाइम पास के लिए आया है। ठीक है, इस सारी प्रोसेस के बाद उस बंदे को कहां भेजा जाता है, काउंसलर के पास भेजा जाता है। काउंसलर का क्या काम होता है कि काउंसलर का वही काम है आपका, काउंसलिंग लेना, उसको सारी डिटेल देना। ठीक है, उसको सारी डिटेल देना कि भैया ये कोर्स ये है, वो है, उसकी फीस के बारे में बताना। और अगर वो बंदा एग्री हो जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करके फिर उसको कहां पे भेज दिया जाता है, क्लासरूम में भेज दिया जाता है। तो वहां पे टीचर का काम क्या है, फैकल्टी का काम उसको पढ़ाना। उसको कोई मतलब नहीं है कि उसने कितना पैसा पे किया है, कितना नहीं किया, ये उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब कि हर काम क्या बटा हुआ है, हर काम क्या है, बटा हुआ है, और काम क्या हो गया है, इजी हो गया है। हर चीज को मैनेज करना क्या है, इजी हो गया। अब टीचर को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भैया उस बंदे से पैसा आया या नहीं आया, वो काम किसका है, काउंसलर का है। ठीक है, तो यानी टीचर जो दे सकता है अपना 100% क्या दे सकता है, टीचिंग में दे सकता है। तो उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि एक दुकान है, वहां पे एक ही बंदा सारा काम करता है, वन मैन आर्मी। उस वही क्या करता है,
दुकान खोलना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, माल खत्म हो जाए तो लेने जाना, पैसे उधारी के पैसे निकालने जाना, वसूलने जाना, ये सारा काम क्या करता है? वन आदमी, एक आदमी ही करता है। तो ऐसी दुकान के, तो वो क्या अपनी 100% अपनी दुकान पे दे पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि जब स्टॉक खत्म हो गया, वो मार्केट में लेने गया, तो उस वक्त आप दुकान पे जाओगे तो क्या मिलेगा? दुकान क्या मिलेगी? बंद मिलेगी। ओके, इसी जगह मैं बात करता हूँ एक बड़े शोरूम की, जैसे कि लोटस की बात करता हूँ। तो लोटस में क्या है? हर काम क्या हुआ है? बटा हुआ है। जैसे एक दरबान है, उसका काम क्या है? आप जब जाओगे तो वो दरवाजा खोल देगा। दूसरा जो होता है सेल्समैन, तो आप अंदर गए और सेल्समैन से मिलेंगे, आपको जैसे टीवी लेना है तो सेल्समैन आपको टीवी बताएगा और डिफरेंट डिफरेंट टीवी के क्या बताएगा? आपको फीचर्स बताएगा। अब आपने टीवी परचेस कर लिया, आपको अच्छी लगी, आप परचेस करना चाहते हैं, तो आप कहां जाएंगे? आप कैशियर के पास जाएंगे। कैशियर आपसे आपको बिल बना के देगा और आपसे पैसे लेने का काम करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो डिलीवरी बॉय होगा वो क्या करेगा? आपके घर उसकी टीवी को डिलीवर कर देगा। ठीक है, हर काम क्या है? बटा हुआ है। अब इसमें दरबान को उससे कोई मतलब नहीं कि आप टीवी लेने गए या कंप्यूटर लेने गए। ठीक है, अब कैश और उसी तरह से बात करूं तो डिलीवरी बॉय को कोई मतलब नहीं है कि आप भैया, आप वो जो डिलीवरी कर रहा हो उसमें कंप्यूटर है या फिर टीवी है, कुछ भी हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि हर बंदा क्या दे सकता है? अपने 100% एफर्ट्स क्या कर सकता है उसमें दे सकता है। उसको इधर उधर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी जगह वो जो सिंगल दुकानदार जो है, उसके ऊपर क्या रहेगा? टेंशन बहुत ज्यादा रहेगा। वो किसी भी काम को अपनी तरफ से 100% नहीं दे पाएगा और उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं यह बात करूं तो यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर हर चीज को क्या में डिवाइड किया गया है? रोल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक जो रोल है वो क्या है? आपका एज ट्रांसपोर्ट है। दूसरा जो है मेल बॉक्स है। तीसरा क्लाइंट एक्सेस। दूसरा जो है अगला जो है आपका हब ट्रांसपोर्ट। और एक जो रोल है वो क्या है? आपका यूनिफाइड मैसेजिंग। ये जो 4 रोल होते हैं वो कहां होते हैं? आपके फायरवॉल के अंदर होते हैं। ठीक है, इंटरनेट में होते हैं। और जो आपका एज ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है? आपके फायरवॉल के बाहर होता है, नेटवर्क फायरवॉल के बाहर होता है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि ये क्या है? आपका एज ट्रांसपोर्ट क्या है? चौकीदार है। चौकीदार कहां होता है? आपके सेंटर के बाहर ही होता है, घर के बाहर, जिसे कि बोलते हैं डीमिलिटराइज जोन, डीएमजेड, या पेरीमीटर नेटवर्क जिसे बोलते हैं। उस एरिया में क्या बैठता है? चौकीदार बैठता है। ठीक है, तो ये जो काम करेगा आपका पूरी चौकीदारी का काम करेगा, ये चौकीदार समझ सकते हैं। हब ट्रांसपोर्ट को आप समझ लीजिए कि आपका रिसेप्शन हो गया, और जितने भी मेल होंगे वो सब कहां पे स्टोर किए जाएंगे? मेल बॉक्स सर्वर पे स्टोर किए जाएंगे। और जब भी मेल किसी यूजर को मेल एक्सेस करना है तो वो मेल एक्सेस करवाने का काम कौन करेगा? आपका क्लाइंट एक्सेस सर्वर करेगा। और यूनिफाइड मैसेजिंग का अपना काम अलग ही है। हर सर्वर को क्या कर दिया? रोल, अलग अलग रोल में क्या कर रखा अपनों ने? बांट रखा है। तो अब ये रोल कैसे काम करते हैं इसको हम समझते हैं। सबसे जो बाहर होता है, फायरवॉल के बाहर जो रोल होता है वो कौन सा होता है? आपका एज ट्रांसपोर्ट सर्वर। सबसे पहले जो मेल आता है वो किसके पास आता है? किसी बंदे ने बाहर से मेल भेजा तो सबसे पहले जो मेल आएगा वो एज ट्रांसपोर्ट सर्वर के पास आएगा। भैया सबसे पहले जो बाहर से कोई आदमी आएगा आपके सेंटर के अंदर, तो वो किससे मिलेगा? सबसे पहले चौकीदार के पास ही आएगा। अब चौकीदार क्या करेगा? उसको वेरीफाई करेगा कि वो सही है कि नहीं, है बंदा, वो फालतू तो नहीं है, वो कोई चोर तो नहीं है। ये सब काम कौन करेगा? चौकीदार करेगा। अगर वो सही बंदा है तो उसको राउट करके कहां भेज देगा? वो आगे रिसेप्शन के पास भेज देगा। तो सबसे पहले जो आएगा मेल किसके पास आएगा? एज ट्रांसपोर्ट के पास आएगा। एज ट्रांसपोर्ट उसको फिल्टर करेगी कि भैया वो काम का मेल है, फालतू का मेल तो नहीं है, या फिर उसके अंदर कोई वायरस और स्पैम्स तो नहीं है। ये सब चेक करने का काम कौन कर देगा? एज ट्रांसपोर्ट कर देगा। और अगर वो सही मेल है, वो सही मेल है, तो उसको राउट करके कहां भेज दिया जाएगा? अंदर भेज दिया जाएगा। जैसे जैसे चौकीदार ने चेक किया वो सही बंदा है तो वो उसको बाहर से कहां भेज देगा? अंदर भेज देगा, रिसेप्शन के पास। तो सेम यहां पे होगा, वो मेल कहां भेज दिया जाएगा? अंदर भेज दिया जाएगा। वो अंदर किसके पास भेजा जाएगा? हब ट्रांसपोर्ट सर्वर के पास भेजा जाएगा। अब रिसेप्शन का काम क्या है? अब सपोज दैट वो बंदा किस लिए आया है? जो बंदा अंदर आया है वो काउंसलिंग के लिए आया है। तो आपकी कंपनी की पॉलिसीज क्या है?
कि उससे फॉर्म भरवाना, उसकी डिटेल लेना, ये सारी क्या है, कंपनी की पॉलिसी है। उसको राउट करके कहां भेज देना, काउंसलर के पास भेज देना। ये आपकी कंपनी की क्या है, पॉलिसी है। सेम जब मेल हब ट्रांसपोर्ट के पास आएगा तो हब ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, उसके ऊपर जो कंपनी की जो आपने जो पॉलिसी, आपकी कंपनी की कुछ पॉलिसी है, जैसे आपकी कंपनी की एक पॉलिसी है कि जो भी मेल बाहर से कोई भी मेल आए तो उसकी कॉपी एक सीई को भेज दी जाए, या फिर ऐसी कोई कॉपी है कि अगर ऐसा कोई मेल जो naukri.com से या फिर monster.com से, यहां से अगर कोई भी मेल आए तो उस मेल को ड्रॉप कर दिया जाए, या फिर उसकी एक कॉपी सेम सीईओ को भेज दी जाए। इस टाइप की कोई पॉलिसी अगर आपकी है तो वो कहां पे लगी होती है, हब ट्रांसपोर्ट पर। तो वो सारी पॉलिसी लगाएगा, चेक करेगा और उस मेल को कहां भेज देगा, राउट करके कहां भेज देगा, आगे भेज देगा। जैसे आपके उस रिसिप्शन ने क्या करी, पॉलिसी अप्लाई करी और उसको कहां पे राउट करके कहां भेज दिया, काउंसलर के पास। तो हब ट्रांसपोर्ट पॉलिसी उस मेल पर जो भी पॉलिसीज होगी वो अप्लाई करेगा और उसके बाद उस मेल को कहां कर देगा, राउट करके क्या कर देगा, आगे भेज देगा। कहां पे स्टोर करवा देगा, आपके मेल बॉक्स सर्वर पर भेज देगा। मेल बॉक्स सर्वर वो सर्वर है जहां पे कि आपके सारे मेल क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, जब भी किसी क्लाइंट को मेल एक्सेस करना होगा तो वो किसके पास आएगा, क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास आएगा। और क्लाइंट एक्सेस सर्वर किससे कांटेक्ट करेगा, मेल बॉक्स सर्वर से कांटेक्ट करेगा और क्लाइंट को क्या कर देगा, मेल एक्सेस करवा देगा। यूनिफाइड मैसेजिंग की बात करें तो इसका काम पूरा ही अलग है। इसका काम है वॉइस मेल या फिर फैक्स जो आ रहे हैं उनको मेंटेन करना और राउट करवाने का काम यूनिफाइड मैसेजिंग करने वाला है। ठीक है, इसमें कोई डाउट। इसको और थोड़ा समझते हैं ढंग से एक फोटो से। इसकी फोटो के अंदर और भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो मेल आएगा वो किसके पास आएगा, एच ट्रांसपोर्ट सर्वर के पास। एच ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, उसे हाइजिंग करेगा। हाइजिंग का मतलब कि भाई उसके अंदर कोई वायरस होगा तो उसको हटा देगा, उसके अंदर कोई स्पाम होगा, वो स्पाम है तो उसको ड्रॉप करने का काम। तो ये जो मैसेज है उसको हाइजिंग करने का काम कौन कर देगा, आपका एच ट्रांसपोर्ट कर देगा और उसको राउट करके कहां भेज देगा, आगे भेज देगा। किसको भेज देगा, एच ट्रांसपोर्ट सर्वर को। एच ट्रांसपोर्ट पे सॉरी एच ट्रांसपोर्ट पे नहीं, हब ट्रांसपोर्ट के पास भेज देगा। हब ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, आप हब ट्रांसपोर्ट पे आपने जो भी पॉलिसी अप्लाई कर रखी है वो पॉलिसी उस मेल के ऊपर अप्लाई की जाएगी। आपने जो भी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रखी है वो पॉलिसी उस मेल के ऊपर अप्लाई की जाएगी और उसको उस मेल को राउट करके कहां पे भेज दिया जाएगा, मेल बॉक्स सर्वर पर भेज दिया जाएगा। और मेल बॉक्स सर्वर पे उस मेल को उस पर्टिकुलर यूजर के मेल बॉक्स में क्या कर दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। अब जब भी ये जो मेरे क्लाइंट है इनको जब भी उस मेल को एक्सेस करना है तो वो सबसे पहले किसके पास आएंगे, क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास। और क्लाइंट एक्सेस जो सर्वर है वो मेल बॉक्स सर्वर से कांटेक्ट करेगा और मेल बॉक्स सर्वर से वो मेल किसको दे, क्लाइंट एक्सेस सर्वर उन क्लाइंट को भेजने का वो मेल भेज देगा और वो यूजर जो होंगे वो क्या कर लेंगे, उस मेल को देख लेंगे। इसमें कोई डाउट। इसी प्रकार से ये जो आपका पूरा यूनिफाइड मैसेजिंग है इसका काम पूरा अलग है। जब भी कोई वॉइस मेल या फैक्स इसके पास आएगा भेजेगा तो सबसे पहले यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर के पास आएगा। यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर उसको हब ट्रांसपोर्ट के पास भेजेगा। हब ट्रांसपोर्ट सर्वर उसको मेल बॉक्स के पास भेजेगा और मेल बॉक्स के थ्रू वो क्लाइंट एक्सेस से होते हुए कौन एक्सेस कर लेंगे, उसको क्लाइंट एक्सेस कर लेंगे। ये पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है एक्सचेंज सर्वर का, और इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा टोटल काम इसी के ऊपर होगा। ठीक है, मैं इसको वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले जो मेल आएगा वो किसके पास आएगा, एच ट्रांसपोर्ट के पास। एच ट्रांसपोर्ट उसको मेरे से इसको हाइजीन करेगा और राउट करके किसके पास भेज देगा, आपके हब ट्रांसपोर्ट सर्वर के पास। हब ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, उसकी मेल के ऊपर जो भी पॉलिसी आपने अप्लाई करनी है वो अप्लाई करेगा, उसको राउट करके मेल बॉक्स सर्वर के पास भेज देगा। मेल बॉक्स में सर्वर क्या करेगा, उसको उस मेल को उस पर्टिकुलर यूजर के मेल बॉक्स में क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। उसके बाद जब भी क्लाइंट को जब मेल एक्सेस करना है तो वो किसके पास कांटेक्ट करेगा, क्लाइंट एक्सेस सर्वर से। और क्लाइंट एक्सेस सर्वर के थ्रू वो मेल किसके पास चला जाएगा, क्लाइंट के पास चला जाएगा। अब जब भी कोई वॉइस मेल आएगा तो सबसे पहले वो किसके पास आएगा, यूनिफाइड मैसेजिंग के पास।
यूनिफाइड मैसेजिंग उस मेल को हब ट्रांसपोर्ट के पास भेज देगी, हब ट्रांसपोर्ट को मेल बॉक्स के पास, वो मेल बॉक्स से क्लाइंट एक्सेस सर्वर से होते हुए किसके पास चला जाएगा, क्लाइंट के पास वो मेल चला जाएगा। ये हमने इसके ओवरव्यू के बारे में बात करी है। इसके बारे में, इन रोल्स के बारे में और डिटेल में हम आगे और बात करेंगे। ठीक है, तो अब आगे वापस हम कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन इफिशिएंसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सचेंज को मैनेज करना क्या है, बहुत इजी है। जैसा कि इसके अंदर ग्राफिक्स का भी सपोर्ट है और कमांड लाइन का भी सपोर्ट है। मतलब कि अगर आपको ग्राफिक्स से काम करना अच्छा लगता है तो आप ग्राफिक्स से काम कर सकते हैं, और आपको कमांड लाइन से काम करना अच्छा लगता है तो आप किससे काम कर सकते हैं, कमांड लाइन से भी काम कर सकते हैं। जो ग्राफिक्स मैनेजमेंट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है, जहां आप ग्राफिक्स से काम करते हैं तो उसे बोला जाता है आपका एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल, EMC, जिसका सिंबल ये होता है। और आपकी कमांड मोड को जो बोला जाता है, जो कमांड मैनेजमेंट को जो बोला जाता है वो है आपका एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल, EMS जो बोला जाता है, और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, अब कौन सा काम हम कमांड लाइन से करें, ऐसा काम जो आपको बार बार करना है, तो उस काम को कहां से किया जाता है, कमांड लाइन से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको 50 यूजर डिलीट करना है तो आप ग्राफिक के कंसोल के थ्रू करोगे तो आप क्या हो, राइट क्लिक डिलीट, बहुत टाइम लगेगा। और वही तो ऐसा काम हमें कहां से करना चाहिए, कमांड लाइन से करना चाहिए। ओके, नेविगेशन ट्री के बारे में बात करें तो देखिए 2003 का जो कंसोल था वो ऐसा था, नेविगेशन ऐसा था, सब कुछ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर जाओ फिर उसके अंदर जाओ फिर उसके अंदर जाओ, यानी एक चीज को मैनेज करना बहुत ज्यादा टिपिकल था, यानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसी जगह आप विंडोज 7 का जो कंसोल देखेंगे वो देखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन, हर चीज सिस्टमेटिक है। ठीक है, आप देखेंगे कोई भी चीज, अगर कोई मेल बॉक्स से रिलेटेड कोई काम करना है तो मेल यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मेल बॉक्स पे। कोई क्लाइंट एक्सेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है तो क्लाइंट एक्सेस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी हर चीज क्या है, नीट एंड क्लीन है, काम करना क्या हो गया है, बहुत इजी हो गया, कोई भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, कंसोल के बारे में और देखते हैं। आप देखें कंसोल को भी क्या कर दिया इन्होंने, 4 लेवल पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो आपका EMS जो है, EMC, उसको और 4 लेवल पे क्या कर दिया गया, उन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसे एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, रिसिपिएंट कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा क्या है, टूल बॉक्स। ऐसा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करने वाला है, जो कि सारे सर्वर को इफेक्ट करेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन आप कहां पे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, INT सेंटर की जो ब्रांच हेड ऑफिस है वो सोनीपत में, और उसकी कुछ ब्रांचेस जैसे मुंबई में है, दिल्ली में है और बेंगलोर में है। तो अब हेड ऑफिस कोई भी सिलेबस में चेंजेस करेगा तो वो चेंजेस कहां पे अप्लाई, अगर आपको कोई भी सिलेबस में चेंजेस करना है तो आप कहां पे करोगे, हेड ऑफिस पे अप्लाई करोगे, और हेड ऑफिस से वो कहां पे भी अप्लाई हो जाएगा, इन सभी ब्रांच ऑफिस पे भी क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तो ऐसा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो कि सारे सर्वर को इफेक्ट करेगा, जो कि सारे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन आप कहां पे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन जो कि पर्टिकुलर सर्वर से रिलेटेड है, जो कि केवल उस पर्टिकुलर सर्वर को इफेक्ट करेगा, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करेंगे, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे। अब हो सकता है कि अब किसी मेरी ब्रांच ऑफिस है बेंगलोर में, अब मुझे किस फैकल्टी को रखना है किस फैकल्टी को नहीं रखना है ये डिसाइड कौन करेगा, मैं ही करूंगा। ये चीज मैं कहां से नहीं अप्लाई करूंगा, ये चीज जो मैनेज करेगा वो हेड ऑफिस नहीं मैनेज करेगा, ये चीज कौन मैनेज करूंगा, मैं ही करूंगा। ठीक है, तो ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन जो कि पर्टिकुलर सर्वर से रिलेटेड है वो कहां पे कॉन्फ़िगर होगा, आपका उस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे अप्लाई होगा, कॉन्फ़िगर किया जाएगा। ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन जो कि पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड है, पर्टिकुलर रेसिपिएंट से रिलेटेड है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैं कहां पे करूंगा, रेसिपिएंट कॉन्फ़िगरेशन पे करूंगा। ठीक है, और ऐसा अगर तो टूल बॉक्स का यूज हम तब करेंगे जब हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक्सचेंज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तब इन पाने पिंचेस का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे टूल बॉक्स का। ओके,
एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल के बारे में इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।